Now we'll be having a topic of discussion, a quite different, which will connect to your CRPC. What sir? What you are saying? Yes, CPC के साथ CRPC का बहुत संबंध होता है. जैसे आपने वर्ड अरेस्ट सुना था. अरेस्ट कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 41A. You have heard the term arrest for the first time in CRPC. Section 41A. वैसे order 38, what I said, order 38 of CPC will be talking about arrest before judgment, and attachment बिफोर जजमेंट. देखो ये ऑर्डर दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक अरेस्ट बिफोर जजमेंट और एक अरेस्ट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. फाइन. एट फर्स्ट वील कवर विद दिस अरेस्ट बिफोर जजमेंट. ऑर्डर 38. व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ दिस ऑर्डर 38? चलो थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ साथ विल बी clarifying all the things. We'll be dealing with all the things. What sir? Take an example. A ने B को कुछ पैसा उधार दिया था. क्या दिया था सर? A has given a loan to B of 5 lakh rupees. 5 लाख का लोन दिया था. So it is an obligation on B to return the 5 lakh along with interest amount. Yes sir. So can we consider A as creditor and B as debtor? जो उधार लिया है उसको बोलते हैं debtor. Now the creditor is having a claim against B with respect to this 5 lakhs and interest amount. Now if B doesn't pay to A, obviously this A shall go before the civil court to obtain a what? To obtain a decree. To obtain a decree against B. On the event if B does not repay the amount. जब भी ये डिक्री देगा, now this decree has to be further what? Executed. देखो कोर्ट ने बोला क्या बी को? बी तुमने पैसा लिया था, तुमको पैसा वापस करना है. 5 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होगा और 1 लाख. टोटल इज 6 लाख. बी प्लीज पे 6 लाख to Mr. A within this date. The time is also given. So the decree is very straightforward and clear. B ऐसा ही पैसा नहीं दिया तो कोर्ट का डिक्री से क्या बी दे देगा? कोर्ट का डिक्री बी मानता ही नहीं है. अरे वैसा डिक्री बहुत देखा मैंने, आई विल नॉट पे यू, कुछ भी कर लो. अरे ये कैसा बात है? तभी कोई ऑप्शन नहीं है. मिस्टर ए विल हैव टू एग्जीक्यूट द डिक्री. मिस्टर ए विल हैव टू फाइल अ टाइटल एग्जीक्यूशन मैटर. Title execution case. Against whom? Against the defendant जो पैसा नहीं दिया. तो जब एक बार डिक्री मिल जाता है, जिसको डिक्री मिला है वो डिक्री होल्डर होता है और जिसका अगेंस्ट में डिक्री गया तो वो जजमेंट डेटर होता है. तो डिक्री होल्डर वर्सेस जजमेंट डेटर का जो मैटर चलेगा वो होगा टाइटल एग्जीक्यूशन. So decree has been obtained. Now this decree has to be executed. तो सर एग्जीक्यूशन कैसा हो सकता है? कोर्ट मान लो कोर्ट को पता चल गया कि ये पैसा वापस करने का आदमी नहीं है. This person is not having an intention, despite of the decree given. This person is not having any intention to repay the amount to Mr. A. What it can do? The execution court, the court which is executing the decree, that court may be a similar court or the same court. The court which is executing the decree can what? Can
can give an order of attachment, can give an order of attachment, can give an order of sale of the property. Now attachment किसका होता है? प्रॉपर्टी का होता है, और उसका प्रॉपर्टी सेल भी कर, सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो पैसा तो रिकवर करना है, तो 6 लाख का जो अमाउंट है जो बी नहीं दे रहा है, तो बी का कोई प्रॉपर्टी जो होगा, द डिक्री होल्डर शुड नो दैट, द डिक्री होल्डर शुड गो टू दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कोर्ट वेयर द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट is lying. That means the execution court should have jurisdiction. That property is lying within the jurisdiction. The property of B is lying within the jurisdiction. और भी clarify कर रहा हूं, the property of Mr. B is lying within the jurisdiction. तो जिस कोर्ट का jurisdiction है किसके ऊपर? B का प्रॉपर्टी के ऊपर, उस कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन मैटर फाइल करना बेहतर होगा. इट विल बी मोर करेक्ट. नहीं तो क्या, जिस कोर्ट ने डिक्री दिया है मान लो, उस कोर्ट में आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो. नो बारिंग, देयर इज नो स्टॉप ऑफ, यू कैन से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, देयर इज नो बारिंग. The court which has passed the decree, the court can similarly execute the decree also. जो कोर्ट डिक्री दिया है, इसका मतलब आपने उधर सूट फाइल किया था, वही कोर्ट में, सेम कोर्ट में आप एग्जीक्यूशन मैटर भी फाइल कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिक्री. अभी एग्जीक्यूशन करोगे तो जब जो डिक्री आपको मिलेगा एग्जीक्यूशन करने का बाद, वो हो जाएगा फाइनल डिक्री, और पहले जो डिक्री दिया था वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी डिक्री. तो आपका जो एग्जीक्यूशन करने का तरीका होता है, एग्जीक्यूशन हैज वेरियस टाइप्स. जब आप सीधे साधे पैसा नहीं वापस करोगे तब आपका टांग खींचना पड़ेगा, आपका कान खींचना पड़ेगा. तो कैसे कान खींच रहा है? प्रॉपर्टी का उसका अटैचमेंट कर सकता है. किसका प्रॉपर्टी? जजमेंट डेटर का, जो इधर का डिफेंडेंट है, जो पैसा वापस नहीं किया. अटैचमेंट करके प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, और लास्ट में भी उसका अरेस्ट भी हो सकता है. इतना प्रोसीड्यूर से. तो मेरा जो आज का बातचीत है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और ये जजमेंट का आगे देखो, इधर में तो जो है डिक्री का बाद मैंने बोला, डिक्री का बाद मैंने बोला, बट दिस ऑर्डर 38 is such a expeditious, such a speedy remedy provided to the decree holder or provided to the party like a plaintiff to obtain a arrest order from the court if in the event there is a chance where the defendant can flee out of the jurisdiction. भाग सकता है, प्रॉपर्टी बेच के भाग सकता है, कोर्ट को अवॉइड करने के लिए डिफेंडेंट कुछ भी कर सकता है. If such circumstances exist, then before judgment, the court can order arrest and also attachment. Arrest of that person and attachment of the property of that person. बात समझ में आया? What I am saying? So, before judgment, इसका मतलब सर initially the case is pending. केस पेंडिंग है अभी भी, जजमेंट कैसे होगा? तो केस पेंडिंग का कोई भी स्टेज में, मान लो जस्ट मामला किया, फाइल किया, प्लेंटिफ ने फाइल किया, और प्लेंटिफ तुरंत बोल रहा है इसको अरेस्ट कीजिए. सर हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट सेटिस्फैक्टरी रीजन चाहिए, सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड चाहिए. कोर्ट को आपको दिखाना है, कोर्ट को आपको प्रूफ करना है दैट द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम आई हैव फाइल्ड द मैटर is having a 100% chance to flee from the jurisdiction, and he has a 100% chance not to appear in the court, and he has a 100% chance not to receive the summon. He has a motive and intention to delay the trial. ये व्यक्ति का नेचर ऐसा है, इसका अरेस्ट नहीं तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जजमेंट का आगे होना चाहिए. कोर्ट का डिस्कशन है, कोर्ट को कौन रोकने वाला है? बट जब अरेस्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तुरंत कर रहा है, मामला जस्ट शुरू हुआ उसके बाद ही कर रहा है, कोर्ट का प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए. ऐसा तुरंत नहीं कर सकता है, कभी कभी ये तो डिस्कशन बनता है, बट जब करता है द कोर्ट शुड हैव अ रिलायंस ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा क्या ऐसा सर्कमस्टेंसेस और कंसिक्वेंसेस होने वाला है. डिफेंडेंट कैन एलियनेट एंड फ्ली फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, भाग सकता है. तो ऐसा जब होगा, दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड. So the power of arrest before judgment can neither be used as a lever for the plaintiff to coerce or compel the defendant to come on terms, not to secure his
execution of decree. So what is the actually object? The object of order 38 is to enable the plaintiff को एक जगह देने के लिए to realize the outcome of the decree, and also when the decree is passed in his favor, the plaintiff, if the case wants that there should be a execution of that decree, वो execution successful होना चाहिए. So the object underlying this provision is to enable the plaintiff to realize the amount of decree. इधर में जो amount है 6 लाख, तो ये 6 लाख रियलाइज करना है. किसको रियलाइज करना है? प्लेंटिफ को मिलना है. अभी डिफेंडेंट नहीं देगा, इसलिए तो एग्जीक्यूशन में जा रहा है. तो एग्जीक्यूशन में कोई भी हंगामा किया डिफेंडेंट, तो इसका अरेस्ट अटैचमेंट बहुत ही मतलब कानून का नजर से होना चाहिए. Fine. So, and to prevent the defendant to defeat the execution of that decree, this arrest before judgment or attachment before judgment is very necessary. नहीं तो execution को रोकने वाला जो आदमी होता है ना, उसका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता ही है. कहां लिखा है सर? सेक्शन 36, 37, 35 पढ़ो, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. एग्जीक्यूशन में बोला गया, ऑर्डर 21 में बोला गया दैट अ पर्सन हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड. सो कमिंग टू द डिस्कशन बैक, कुछ ग्राउंड्स है रूल 1 में बोला है. कौन सा ग्राउंड्स, ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर दिस अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट? ग्राउंड्स देखो, ग्राउंड्स है वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. कोई भी सिविल केस का स्टेजेस तो बहुत होता है. प्लेट फाइल किया, WS फाइल किया, फ्रेमिंग ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, आर्ग्यूमेंट वगैरह, ये तो चलता ही है ना. तो कोई भी स्टेज में ऐसा कोर्ट को आपने बोला, कोर्ट को सेटिस्फेक्शन भी किया है, आइदर बाय एन एफिडेविट और अदरवाइज, दैट defendant has an intention, लिखते जाओ, has an intention to delay the plaintiff or avoid any process of the court, or avoid any process of the court. Process of the court का मतलब क्या है? समन्स रिसीव नहीं करेगा, ऐसा कुछ उसका लग रहा है. किसको? प्लेंटिफ को लग रहा है, हो सकता है. और हैज एन इंटेंशन टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, passed in favor of plaintiff. ऐसा कुछ circumstances exist कर रहा है जहां डिफेंडेंट का एक इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि वो डिले करेगा, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए सोच रहा है. नेक्स्ट, ऐसा लग रहा है ग्राउंड्स क्या? डिफेंडेंट has a chance to abscond or leave. ये लीव परमिशन नहीं, ये लीव मतलब छोड़ना, और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन. देखो, भागने का इरादा है डिफेंडेंट का, ठीक है. और has an intention to dispose मतलब किसी को बेच के चला जाएगा. इधर में बोला टू डिस्पोज, अपना प्रॉपर्टी जिस पोजीशन में है. अभी मान लो मेरा एक पहले का एग्जांपल था, मेरा अगला लेक्चर में. सोचो, ये अटैचमेंट किस में होता है? प्रॉपर्टी के ऊपर अटैचमेंट. और मान लो मेरा प्रॉपर्टी बेच के चला गया, तो कैसे अटैचमेंट करो? किसके ऊपर अटैचमेंट करोगे? तो ऐसा कुछ प्लेंटिफ को लग रहा है
कि डिक्री तो उसको मिल गया, अभी एग्जीक्यूशन करने का टाइम डिफेंडेंट को लगेगा, डिफेंडेंट को ऐसा सुनने में आया क्या, नाउ द डिक्री होल्डर विल फाइल अ टाइटल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। तो एग्जीक्यूशन होगा तो मेरा घर का प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ। व्हाई नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड फ्ली फ्रॉम दिस प्लेस। तो एग्जीक्यूशन एक दिन में तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, अटैचमेंट करोगे उसके बाद सेल, बहुत दूर का बात है, अटैचमेंट का बाद सेल बहुत दूर का बात है। दिस इज द रियलिटी। आप अटैचमेंट किया कल सेल हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, तुरंत ऐसा ऑर्डर नहीं देता है कोर्ट, क्योंकि अदर साइड शुड आल्सो बी गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी व्हाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड। तो आप किसी का प्रॉपर्टी अटैचमेंट करो तो उसके लिए पहले एक नोटिस देना होगा, उस नोटिस के अगेंस्ट में डिफेंडेंट जो जजमेंट लेटर होगा वो ऑब्जेक्शन देगा। तो ये सब करने का आगे डिफेंडेंट नहीं तो जो जजमेंट लेटर होगा एग्जीक्यूशन केस में उसका ऐसा इरादा है कि आप प्रॉपर्टी बेच के वो इधर से निकल जाएगा। तो अटैचमेंट किसके ऊपर होगा, द अटैचमेंट प्रोविजन विल बी इनफ्रक्चुअस। सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज नेसेसरी। सो टू डिस्पोज ऑफ or remove, to dispose of or remove from the local limits of jurisdiction, or remove from the local limits of jurisdiction his property or any portion thereof, okay। so ऐसा कुछ circumstances exist हो रहे, और the defendant is about to leave India, ये भी एक point है, defendant is about to leave India, under these circumstances these provisions of order 38 can be enforced before the court by the plaintiff or the decree holder. So yes, the power to arrest of the defendant and that too before a decree is quite, what to say, सुनने में ये थोड़ा लगता है डिक्री का आगे कैसे अरेस्ट होगा, बट हाँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे एग्जिस्ट हो रहा है। इफ यू कैन प्रूव बिफोर द कोर्ट that there are grounds why the defendant or the judgment letter should not be arrested, the power to arrest to the defendant and that too before the decree can be possible, and that is also, it is a very drastic action you are taking against that person. So the court shall take due care, caution, सब केयर कॉशन ड्यू डिलीजेंस करके तभी ऐसा एक ऑर्डर दे सकता है प्लेंटिफ का फेवर में, क्योंकि सिविल केस में आप अरेस्ट का कहानी बहुत कम सुनते हो, राइट। सो कंडीशन से, हाँ कुछ कंडीशन से, जिस कंडीशंस में एप्लीकेशंस ऑफ अरेस्ट को ग्रांट हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दोस कंडीशंस आई विल राइट कमिंग टू द न्यू पेज अगेन, ओके। कंडीशंस कुछ पॉइंट्स है जो जहां आपका ये अरेस्ट प्रोविजंस का काम आता है, ये कंडीशंस आपको फॉलो करना है। एक प्राइमा फेसी केस तो बनना ही है, प्राइमा फेसी केस जिसमें आप प्रूव कर सकते हो डिफेंडेंट को तुरंत अरेस्ट नहीं करोगे तो आपका सीरियस इरेपरेबल इंजरी हो जाएगा। प्राइमा फेसी केस बनना है, एक प्राइमा फेसी केस और बोनाफाइड और प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन भी दिखाना होगा टू इन्फोर्स दिस अरेस्ट बिफोर जजमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट हैज द reason to believe on adequate materials. Court has the reason to believe on adequate materials that unless extra, what देखो क्या यूज करूँ, extraordinary, unless extraordinary power
is exercised, unless extraordinary power is exercised, there is a real danger. इसको अंडरलाइन करो. There is a real danger. There is a real danger. There is a real danger that the defendant will remove himself or his property from the ambit of the powers of the court. ऐसे तैसे अरेस्ट नहीं हो सकता है. अरेस्ट के लिए आपको ये कंडीशंस भी दिखाना पड़ेगा. उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बोला है. रूल 2 and 4 में जाओगे, उसमें सिक्योरिटी का भी प्रोविजन है. सिक्योरिटी देना है. सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे आपको बेल मिलता है ना, तो बेल के साथ एक कंडीशंस होता है. समटाइम्स कोर्ट कैन आस्क सिक्योरिटी फ्रॉम यू एंड ऑल्सो सिक्योरिटी फ्रॉम यू, आपका अपीयरेंस के लिए. सो when the defendant fails to show cause that why he should not furnish security for his appearance, the court shall order him either to deposit in the court such sum of money or such property which is sufficient for his appearance. देखो, मान लो डिफेंडेंट को नेक्स्ट डेट में बुलाया गया और उसको आना था बट नहीं आया है, और without the defendant the court cannot pass a judgment. In that case, the court can take a security. Security may be in the sense of money or any property which is sufficient to meet the claim against him. तो प्लेंटिफ का जो क्लेम है उसका हिसाब से सफिशिएंट क्या लेगा? सफिशिएंट आपका सिक्योरिटी ले सकता है. वो रूल 2 and 4 is saying. Rule 3 also lays down to be adopted on application by the surety for discharge of liability. Court can also appoint surety also. तो एक तो हो गया सिक्योरिटी, दूसरा बन गया श्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब पैसा भी हो सकता है, नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी कब्जा में रखेगा कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस. इट इज जस्ट लाइक whenever you are going to take a loan from a bank, you have to keep some mortgage. वैसे आपका अपीयरेंस के लिए आप कुछ सिक्योरिटी दे रहे हो. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी ऑल्सो. एंड इन द इवेंट इफ द डिफेंडेंट और द जजमेंट डज नॉट अपीयर, इन दैट केस द सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड आउट एंड दैट सिक्योरिटी शुड बी एट पार एंड बैलेंस विद द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ. That is talking about rule 5. Rule 5 is all about grounds. आपका हो गया rule 5 and आपका ये भी हो गया. I was saying about arrest and arrest का conditions भी हो गया. उसके साथ सेक्शन सिक्योरिटी का भी provisions हो गया. Rule 2 and 4 is also done. Rule 2 and 4 is also done. So where arrest before judgment not allowed? कब कौन सा सिचुएशन में सिविल मैटर्स में, कौन सा केसेस में सिविल मैटर्स में अरेस्ट इज नॉट अलाउड. चलो थोड़ा देखते हैं. सी an order of arrest before a judgment cannot be obtained in any suit for land or immovable property. क्या बोला? Suit for immovable property specified in clause A to D of section 16. section 16 exception है. section 16 जो प्रोविजन है उसका A से D को लेके अब देखोगे, all the suits are related to what? Related to for suits for land and immovable property. This is the exception जिसमें आप अरेस्ट का ये प्रोविजंस एनफोर्स नहीं कर सकते हो. एंड कोर्ट विल नॉट ग्रांट ऑर्डर फॉर अरेस्ट ऑफ अ डिफेंडेंट बिफोर अ जजमेंट. कैनॉट बी. जजमेंट का आगे नहीं तो डिक्री, सॉरी, हाँ, यस, बिफोर जजमेंट an order cannot be passed against the defendant if the case is related to any suit for land or immovable property. सर, suit for money पैसे का बारे में
100% जजमेंट दे सकता है, जजमेंट का आगे अरेस्ट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने मेरा फर्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर दिया था क्रेडिटर एंड डेटर। तो क्रेडिटर एंड डेटर का संबंध क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ है, पैसा लिया है, ये सब मामले में अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो सकता है। बट सूट्स रिलेटेड टू सेक्शन 16A to D सूट्स रिलेटिंग टू लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्शन है जिस केस में आपका नहीं होता है। यस, ऑर्डर 38 में रूल 2, 3 एंड 6 के हिसाब से कोर्ट ने मान लो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का अगेंस्ट के अपील कर सकते हो। सो दिस इज एन अपीलेबल ऑर्डर, दिस इज एन अपीलेबल ऑर्डर, अपीलेबल ऑर्डर। फाइन। नाउ there is a provision also section 95. 95 is all about arrest on what? Arrest on insufficient grounds. So where in any suit, ये लिख लो, arrest on insufficient grounds, where in any suit in which an order of an arrest of the defendant has been made on insufficient grounds, or where the suit of the plaintiff fails and it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting it on application being made by the defendant, the court may order the plaintiff to pay a compensation of such amount. दिमाग खराब हो गया प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ ने एक मामला किया है जिस प्लेंट में कुछ फॉर्मल डिफेक्ट है, नहीं तो दैट प्लेंट इज बीइंग सफरिंग फ्रॉम एनी फॉर्मल डिफेक्ट, और कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड में मान लो अरेस्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 38 को इन्वोक कर रहा है। इन दैट केस when the suit of the plaintiff fails and it appears to the court that there was no reasonable ground, बिना कोई कारण से ये प्लेंट फाइल कर दिया डिफेंडेंट का अगेंस्ट में, and that also the plaintiff is asking for arrest before the judgment. In that case the plaintiff can be ordered by the court to pay compensation. जैसे अरेस्ट का भी हो गया, I am trying with the attachment before judgment. Is anything wrong? Okay. Just give me 2 minutes. Yes. Coming to the next provision, attachment before judgment. ये दूसरा है। अटैचमेंट मीन्स सोलेली जब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अटैचमेंट ऑर्डर दे रहे हो, दैट प्रॉपर्टी विल बी अंडर अ कोर्ट्स ऑर्डर। जब अटैचमेंट रहता है, दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड आउट टू एनी थर्ड पार्टी, नहीं तो आप फंस जाओगे। सो नेचर एंड स्कोप लाइक अरेस्ट ओनली, लाइक अरेस्ट बिफोर जजमेंट, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर 38 का रूल 5 to 13 डील्स विथ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। रूल 5 to 13 of order 38 deals with attachment before judgment. Now the primary object of attachment before judgment is to prevent any attempt on the part of the defendant to defeat the realization of the decree. मैंने व्हाट किया, मान लो मैं डिक्री होल्डर हूं, आई एम अ डिक्री होल्डर। Suppose I was litigating a case against Mr. X. The decree was passed in my favor, but the decree was still not satisfied as because the decree needs to be executed. कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया 6 लाख रुपया दे दो, बट वो डिक्री भी नहीं मानता है। Then I have to of course go with a title execution of the decree. I have to execute the decree against that person in the same court or in some court where the defendant is or the judgment letter is having a property within the jurisdiction of that court, I am saying. So in order to prevent any attempt on the part of the defendant
द रियलाइजेशन ऑफ डिक्री बाय द प्लेंटिफ, तो पे टू मिस्टर एक्स 6 लाख एज पर द डिक्री, बट उस डिक्री को रियलाइज करना है, इसका मतलब डिक्री 6 लाख, डिक्री 6 लाख का डिक्री दे दिया, इसका मतलब 6 लाख डिफेंडेंट कभी नहीं देगा। 6 लाख दे देता तो कोई जरूरत नहीं रहता एग्जीक्यूशन करने का। आज एग्जीक्यूशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मैं दे रहा हूं, बिकॉज a decree is satisfied only after execution in very important cases has been seen, like money suit में, like partition suit में, जहां आपको एग्जीक्यूशन करना ही है, कोर्ट आपको पार्टीशन डिक्री दे देगा, बट उस पार्टीशन को रियलाइज करना है, कितना 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 सबको मिलना है, दैट शुड बी पार्टीशन बाय मिड्स एंड बाउंड्स। तो उसका हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन केस फाइल करना है। सो दैट अटैचमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, that attachment before judgment is actually made by the court in order to prevent the defendant to cause miscarriage of justice, to defeat, in order to prevent the defendant, in order to prevent, sorry थोड़ा ठीक से लिखो, चलो मुझे लिखना है, आई एम राइटिंग, to prevent the defendant, to prevent the defendant from making any attempt, from making any attempt, from making any attempt to defeat the realization of decree passed in favor of the किसका, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को जो डिक्री मिला है उसको एग्जीक्यूशन में उस डिक्री को एग्जीक्यूट करके एक फाइनल डिक्री देना है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। सो ग्राउंड्स क्या क्या है, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एन एफिडेविट ऑफ द प्लेंटिफ द डिफेंडेंट हैज एन इंटेंशन, वही सेम प्रिंसिपल जो था, टू ऑब्स्ट्रक्ट, टू डिले द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, टू ऑब्स्ट्रक्ट, डिले, drag the execution proceedings, right, is ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट is about to remove property outside the jurisdiction of the court, outside the jurisdiction of the court. So yes, so to obstruct, delay, drag the execution proceedings, or is about to remove property outside the jurisdiction of the court, or there is a chance that he can move outside India. In that case the plaintiff here as the decree holder can file an application before the plaintiff here can file an application before the court where the suit is pending to attach the property of the defendant so as he will not be able to obstruct or delay the proceedings. अटैचमेंट हो जाएगा तो एडिशनली क्या होता है, डिफेंडेंट के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, डिफेंडेंट केस को तो डिले करने के लिए पूरा बैठा है, इंटेंशनली करेगा, सर्विस ऑफ समन रिसीव नहीं करेगा। तो अटैचमेंट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, उसके अंदर में एक डर हो सकता है। अटैचमेंट करने का मतलब यही है, मान लो वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को बाद में नहीं भी मानेगा तो अटैचमेंट के साथ उस प्रॉपर्टी का सेल भी हो सकता है। सो द डिफेंडेंट, ये भी हो सकता है द डिफेंडेंट इज अबाउट टू डिस्पोज द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, द डिफेंडेंट इज विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन। इसलिए ही आज अटैचमेंट का रेमेडी दिया है। एडिस्ट अटैचमेंट नहीं होता इफ देयर वाज नो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। आज एग्जीक्यूशन रोकने के लिए डिफेंडेंट जो जजमेंट लेटर हो जाएगा बाद में, उसका पूरा का पूरा एफर्ट वो लगा देगा हाउ टू ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि डिक्री तो मेरा डिक्री तो वो नहीं मानेगा। कोई एक सादा सीधा आदमी डिक्री का हिसाब से मान लो पैसा दे दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट, एग्जीक्यूशन।
बट डिफेंडेंट वैसा आदमी नहीं है, वो डिक्री के साथ साथ वो नहीं मानता है, तभी एग्जीक्यूशन को चाहिए, बिकॉज दैट एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स एंड दैट विल हेल्प टू सफाइज द प्रिलिमिनरी डिक्री, दैट विल हेल्प टू clarify the object of the preliminary decree. So the remedy of attachment is same as like in the case of arrest. Got it? So this was all about attachment before judgment and arrest before judgment. Go with the provisions. We'll see in the next class again. Thank you for the day.